गुड मॉर्निंग। हम फिर से आज वही सेशन 3 पेपर जो 3 है आपका, जो हमने टेस्ट सीरीज में डाला था, उसके डिस्कशन के सेक्शन में हम शुरू करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 के डिस्कशन आपने देख लिए होंगे और उसमें आपको काफ़ी कुछ फैक्ट्स लर्न रखने का भी समझ में आ गया होगा कि हाँ, कौन सी सिचुएशन किससे संबंधित है। आज फिर हम अपने उसी क्रम में जो है नए उस पर आते हैं, पेपर 3 पर जो है, जो हमने टेस्ट सीरीज का रखा हुआ था, और इसमें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे सेम उसी तरह से। जो जो क्वेश्चंस आपके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर देखिए कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से उत्सर्जित अल्फा कण का द्रव्यमान 6.6445 इंटू 10⁻27 kg होता है, जो बराबर किसके? ऑप्शंस में देखिए, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, निगेटिव चार्ज पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियाई और न्यूट्रॉन। एक चीज जान लें, हीलियम इसका मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2, और इसको हम इनर्ट में रखते हैं। ये क्या है? इनर्ट, उदासीन जिसको हम कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में हीलियम को, जो आपने नॉर्मली तौर पर पढ़ते हैं जैसे कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम एटम इसको कहते हैं। और बीटा क्या है? ये हाइड्रोजन। यदि आप यहाँ पर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो ये एक प्रकार से बीटा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो है ये पॉजिटिव, ये हीलियम। और ये जो है हीलियम का, यदि हम देखें तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आपका लिंकअप किससे हो जाएगा? हीलियम नाभिक के बराबर। इसलिए आंसर इसमें आपका सी होगा। दूसरी चीज और भी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप से इमिट करते रहते हैं। जैसे कि कुछ रेज इसमें होती हैं जो सीधे निकल जाती हैं, न्यूट्रल जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या होती हैं? वो गामा रेज होती हैं। कुछ वेव ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की ओर मुड़ती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो निगेटिव की ओर मुड़ती हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है 3 तरह से जो है कह सकते हैं। अब हीलियम जो है ये क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई, ये क्या है? पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है कि ये अल्फा पार्टिकल होगी, और अल्फा वो निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ेंगे, और जो बीटा है वो निगेटिव वो होगी रेस, तो वो किसकी होगी? पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ेगी। तो ये चीज है, इसमें डेविएशन थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं, इसका ज्यादा होता है, इसका ये ज्यादा, ये होगी, ये इस तरह से स्टेट। तो यहाँ पर जो है अल्फा पार्टिकल, अब देखिए एक चीज और भी, ये स्ट्रेट है, इसकी पेनेट्रेशन जो है सबसे ज्यादा होगी, उससे कम पेनेट्रेशन बीटा की होगी, और सबसे कम पेनेट्रेशन इसकी होगी। आयोनाइजिंग पावर इसकी सबसे कम होगी, इसकी उससे थोड़ी ज्यादा होगी, और इसकी सबसे ज्यादा होगी। तो ये चीजें जो है, दो चीजों में आप जान लें कि एक तो पेनेट्रेशन में भी, और दूसरा जो है आयोनाइजिंग पावर में। जो ये दो फैक्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आयोनाइजेशन, आयोनाइजिंग करने में उसमें सबसे ज्यादा जो है अल्फा का, उससे कम बीटा का, और सबसे कम गामा का। और पेनेट्रेशन में सबसे ज्यादा गामा का, देन बीटा, देन अल्फा। ये नेक्स्ट है, कौन विद्युतीय अनमैग्नेटाइज, नॉन मैग्नेटाइज, नॉन मैग्नेटिक इसमें से कौन सा है? नॉन मैग्नेटिक कॉपर को रखा जाता है, कॉपर इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ये फैक्ट के बेस पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर का जो है नॉर्मली
जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, ये आपके एनालॉग डिवाइस में जैसे कि डायोड, ट्रायोड, इस तरह के जो कंपोनेंट यूज किए जाते थे उस पर एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? ये जो है क्या कह सकते हैं कि हम जो लॉजिक गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स कौन से? आप जैसे एंड गेट, नैंड गेट, और गेट, नॉर गेट, उसके बाद एक्सॉर है, इस तरह के जो गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं, उनके ऊपर जो डिवाइस, चिप्स के थ्रू पर जो है जो डिवाइस डेवलप होती हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर्स में। और यहाँ पर जो है सामान्य रूप से प्रयुक्त जो होगा वो आंसर क्या होगा आपका? डिजिटल कंप्यूटर आंसर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट, सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है? वाह फलवित, मध्य फलवित, अंतः फलवित, मांसल पुष्पासन। इसमें क्या है? फ्लैसी फ्लावरिंग, जो पुष्पासन होता है ना वही डेवलप करता है, वो डेवलप हो जाता है, उसको ही जो है खाने वाला पार्ट होता है। इसलिए यहां पर फैक्ट के तौर पर आप जानते रहेंगे डी ऑप्शन हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में सर्वाधिक आयनिक गुण वाला कौन सा है? देखिए यहां पर जो है आंसर आपका होगा तो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इस तरह से। इसमें जो है सबसे जो नियरेस्ट होगा वो कौन सा है पीरियोडिक टेबल में 7th में? वो फ्लोरीन है। इसलिए यहां पर आंसर जो है आपका HF होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। सिंपल, गैस इंजन की खोज किसने की? गैस इंजन के डिस्कवर के बारे में अब यहां पर देखें, ऑप्शंस आपको दिख रहा है। एक तो डीजल, डीजल इनका नाम पूरा जो है रूडोल्फ ड्रीजल। एक्चुअल में ये जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया। डीजल इंजन की खोज के लिए हम इन्हीं को मानते हैं, रुडोल्फ डीजल। नेक्स्ट है डेवी। डेवी की यदि बात करें तो डेवी जो है ये पोटेशियम को डिस्कवर करने वाले जो है साइंटिस्ट थे। बेसिक तौर पर ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, मतलब इंग्लिश साइंटिस्ट हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है डेमलर। डेमलर जो है ये आपके करेक्ट आंसर है, गैस इंजन को डिस्कवर करने वाले। इनको जो है पूरा नाम ये देखें तो इनका है गोटलिब डेमलर, DAIMLER, गोटलिब डेमलर। ये बेसिक तौर पर ये भी जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन साइंटिस्ट के तौर पर हम कह सकते हैं। इन्हीं ने ही सबसे पहले जो है गैस इंजन को डिस्कवर किया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। अमीनो एसिड, आप जानते हैं जितने भी डीएनए स्ट्रक्चर्स वगैरह होता है तो ये भी अमीनो एसिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं के बेस पर बनते हैं, और इनकी संख्या जो है ये 20 है। बी ऑप्शन हो। इसीलिए जो है जो जीन्स में डिफरेंस भी आता है, यदि आपने थोड़ा सा मैथ्स में कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन में पढ़ते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि किसी को कितनी तरह से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 20⁻²0। और इसलिए जो है जब इसको एक्सपेंड करेंगे कई अरब और खरब में आएगा आंसर आपका ओपन करने पर। तो इसलिए जो है यहां पर जो है एक से अधिक आदमियों के सेम टाइप के डीएनए स्ट्रक्चर नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड का जो है जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, वो अरेंजमेंट अलग अलग तरह का हो सकता है। इसलिए यहां पर आंसर आपका बी हो।
नेक्स्ट है ऑडिबल साउंड की रेंज क्या है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्स होती है। 20 हर्ट्स से लेकर के 20,000 हर्ट्स तक की जो रेंज है ये ऑडिबल साउंड के अंतर्गत आती है। इसमें दो तरह के और भी हम वेव्स रेज कह सकते हैं। एक कहा जाता है अल्ट्रासोनिक और दूसरा हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। साउंड की जो स्पीड है वो लगभग 332 मीटर पर सेकेंड की मानी जाती है। तो ये जो है ये स्पीड, ये साउंड के हम एयर में कह लेंगे साउंड की स्पीड, साउंड स्पीड इन एयर। आप जानते रहें यदि वैक्यूम है तो वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। क्योंकि साउंड के लिए जो है हमें मीडियम की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूड वेव्स होती हैं, मतलब वो सेम मीडियम में ही जो है मूव करती हैं उसी के डायरेक्शन। जबकि ट्रांसवर्स वेव में हमने बताया था कि इस तरह से मूव करते हैं। तो ये जो है सेम मीडियम में, मीडियम जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब प्रोपेगेशन ऑफ वेव डायरेक्शन और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं। तो वो जो है लॉन्गिट्यूड वेव हुई और साउंड वेव इसी तरह की वेव होती है, और इसीलिए जो है वैक्यूम में इनकी स्पीड जीरो हो जाएगी क्योंकि वहां पर मीडियम ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जीरो हो जाएगा। एयर में जो है ये हो जाएगा। और सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड किस में होगी, जहां पर जितनी अधिक डेंसिटी होगी, जितना सघन मीडियम होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी। इसीलिए जो है स्टील वगैरह में देखें तो उसमें जो है स्पीड ज़्यादा होगी। आपसे कहा जाता है कि जैसे कि रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आती है, ट्रेन नहीं दिखाई देती है लेकिन हमें जो है चिक चिक की आवाज़ हल्की सी आती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो लोहे की पटरियों में साउंड वेव जो है तेज सी से वो प्रोपेगेट हो लेती है, इसलिए हमें वो सुनाई पड़ जाती है। तो इसलिए जो है तो साउंड की सबसे अधिक स्पीड किस में होगी, डेंसर मीडियम में होगा। सबसे कम स्पीड किस में होगी, वैक्यूम में होगा। 332 के लगभग जो है ये नॉर्मल हम एयर में इसकी स्पीड मानते हैं। तो ये चीज है। और एक चीज और फैक्ट में जानते रहे, एक होता है मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है, ये होता है रॉकेट वगैरह की स्पीड। जो है रॉकेट की जो स्पीड होती है वो मैक नंबर वगैरह में मेजर की जाती है। ये मैक नंबर क्या है, ये वन साउंड की जो एक स्पीड होती है इसको हम वन मैक नंबर कह देते हैं। यदि वो कोई कह दिया जाए एक रॉकेट 2 मैक नंबर की स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसके मतलब उसका क्या है कि 2 × 332 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रहा है। मतलब उसकी साउंड की स्पीड के जितने मल्टीपल होगा उतने मैक नंबर जो। तो ये रॉकेट वगैरह, सोनिक प्लेन्स वगैरह, उसके जेट वगैरह की स्पीड वगैरह मैक नंबर में मेजर की जाती है। अब यहां पर हम कह रहे थे अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वेव्स उसको कहते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस होगी, लेस देन 20 हर्ट्ज, वो इंफ्रासोनिक है। और जो मोर देन 20,000 हर्ट्ज उसको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ये दो तीन चार फैक्ट्स हो। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आप नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जीव द्रव्य जीवन का आधार है, भौतिक आधार है, यह सेंटेंस किसने कहा है। अब यहां पर दो तीन फैक्ट्स और भी हम इसके साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। आप यदि इनको प्रॉपर तौर पर फॉलो करेंगे तो काफी कुछ आपकी प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगी। आप यहां पर देख रहे हैं जीव द्रव्य की बात की है, मतलब प्रोटोप्लाज्म की बात की है। प्रोटोप्लाज्म आप दो तीन टर्म सुनते हैं। एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का हिंदी आपने देखा जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, और न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रिक
के अंदर जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला करके जो बनता है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दोनों को मिला करके प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अब ये किसने कहा है कि जीवन का आधार है? ऑप्शन आपको एक हेनरी का दिख रहा है, एक लैमार्क का दिख रहा है, एक हक्सले का दिख रहा है, एक दिख रहा है ट्रेविने ट्रेविरेनस का। जो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा हक्सले। ये आप फैक्ट्स के तौर पर याद रखेंगे। समुद्री घोड़ा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? फिश। अब देखिए यहां पर एक मैमल्स आपको दिख रहा है, फिश में ये आपका हिप्पोकैम्पस जो है, ये समुद्री घोड़ा इसी में आता है। मैमल्स किस थे? ऐसे जो बच्चे पैदा करते हैं, एग्स वगैरह नहीं, जैसे इनमें तो एग्स वगैरह की बात कर सकते हैं, और जिनमें ये कहते हैं कि मिल्क वगैरह का जो है अपने बच्चों को जो है फीड के तौर पर देते हैं, इस तरह के यदि रहते हैं उनको जो है मैमल्स में रखा जाता है। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में जो रेंग करके चलने वाले होते हैं उनको कहा जाता है, जो रेंग करके चलने वाले उनको जो है रेप्टाइल्स में रखा जाता है। मोलस्का, मोलस्का में क्या होता है, जो कवर्ड होते हैं, एक स्कल वगैरह से घिरे हुए होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सीप वगैरह को, और आपने तालाब वगैरह में देखा होगा घोंघा कहा जाता है। ये चीजें, ये आपके किस में आते हैं जो है, मोलस्का में। तो ये चीजें जो है, तो यहां पर ये इसका आपका करेक्ट आंसर होगा फिश, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी की खोज की थी? किसका टीका वगैरह है इसके बारे में आप सिंपल सा इसके बारे में जानते होंगे। इनको चेचक के लिए जाना जाता है, चेचक की इन्होंने खोज की थी। आलू में मोजैक का कारण क्या है? ये वायरल के थ्रू होता है, वायरस है जो है, इसलिए जो है इसको वायरस यहां पर आपका इसका आंसर होगा जो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। किसी ठोस द्रव के एकांक द्रव्यमान के गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? देखिए यहां पर जो है स्टेज चेंज होने की बात की जा रही है। स्टेज चेंज होने का मतलब, तीन स्टेज हम नॉर्मल तौर पर आप सुनते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। जब सॉलिड से लिक्विड चेंज होगा या लिक्विड से गैस में चेंज होगा, नॉर्मली जैसे कि आप वाटर को ले लें, तो वाटर नॉर्मल तौर पर क्या है, वो लिक्विड स्टेज में है, लेकिन इसको टेम्परेचर क्या होता है 100 डिग्री पर ये बॉयल करने लगता है। तो 100 के ठीक पहले 99 और 100 की जस्ट रिच पर जब 100 के होगा, तो वहां पर ये लिक्विड से कन्वर्ट होकर के किस में जाना शुरू करता है, वो गैस के फॉर्म में, वाइपर का मतलब वो गैस फॉर्म में। तो जिस समय वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चेंज होता है, उस स्टेज के समय में जो उसको एनर्जी रिक्वायर होती है, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होने के लिए, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन के लिए, जस्ट जो उस समय परिवर्तन के लिए जरूरत पड़ेगी, जितनी एनर्जी जो पड़ती है, उसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा या फिर लैटेंट हीट। तो यहां पर जो टर्म है, यहां पर भी क्या कह रहे हैं कि ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक में सबसे पहले क्या बने थे? प्रोटीन्स और न्यूक्लियस। आपका सिंपल सा ये आंसर है, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियस, आंसर सी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 पर। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आपको पता होगा, लीवर इसमें रखा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर स्थित है? अब यहां पर नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? इसका आंसर आपका होगा जो है, एक तो दिया है रांची, दूसरा दिया है कटक, तीसरा दिया है
जमशेदपुर, चौथा दिया है नागपुर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका नागपुर जो है यहाँ का जो है आंसर हुआ। अब इसमें जो है एक रांची है। रांची में भी एक दो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको आप यहाँ पर जान लें, और कटक में, कटक के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। रांची में दो इंस्टीट्यूट हैं। एक तो सिंपल सा, उसका नाम है CIMFR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट, तो आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पर है माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। तो यहाँ पर माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च का एक तो इंस्टीट्यूट है। दूसरा एक इंस्टीट्यूट ICAR का भी है। ICAR क्या है? ICAR का हेडक्वार्टर आप जानते रहिएगा, न्यू दिल्ली में है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर रिसर्च का जो है हेड ऑफिस जो है न्यू दिल्ली में, और ये इसका भी एक इंस्टीट्यूट रांची में है जिसका नाम है IINRG। IINRG मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन, RESI, रेजिन्स एंड गम्स। गोंद और रेजिन के लिए जो है उसका जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपके रांची में है, ये भी आप जानते रहिएगा। नेक्स्ट आपको एक कटक दिख रहा है। कटक में भी एक ICAR का बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है, ICAR की ही इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IRRI, IRRI, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसी तरह से एक और भी हम IRRI कहते हैं, IRRI, ये भी एग्रीकल्चर का है। इसमें है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। मनीला कहाँ? फिलीपींस। फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, ये चीज आपको यहाँ पर कई फैक्ट्स जो है इससे रिलेटेड मिल गए, जो जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि आप लोगों को फैक्ट्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आप रीड करते रहें। अपने आप जो है जब एग्जामिनेशन हॉल में आप अपियर होंगे तो ये फैक्ट्स आपको रिकॉल होते हैं और आप वहां पर इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। लर्न करने के चक्कर में, और यदि आप शॉर्टकट्स वगैरह के चक्कर में पढ़ेंगे तो एक तो क्या होगा कि वो शॉर्टकट्स बड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, फिर आप और भी ऑप्शंस में जो है क्या कहते हैं कंफ्यूज होंगे, और साथ ही साथ जो है कॉन्सेप्ट आपके जो है सारे मिस हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए, चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को इंगित करती है? भाई सिंपल सा है, नॉर्थ और साउथ, इसी डायरेक्शन में रुकती है, इसलिए यह आंसर डी होगा। नेक्स्ट आते हैं, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को हाथ में क्यों पकड़ के खींचता है? एक्चुअल में क्या है कि यदि हम डायरेक्ट उसको रोकेंगे तो पूरी उसकी जितनी एनर्जी है उतनी फोर्स हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा जिससे वो आ, इसलिए हम उसको थोड़ा सा वेग दे करके उसमें रिटार्डेशन देने की कोशिश करते हैं जिससे कि हाथ में चोट ना लगे। तो इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, इसलिए हम इसको जो है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, 19 एंड 20। फिलोसफर वूल किसको कहते हैं? फिलोसफर वूल की बात करें तो सिंपल सा जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर वूल कहा जाता है। यहां पर आप जो ऑप्शन पहला देख रहे हैं ये जिंक ऑक्साइड फिलोसफर वूल है। जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फर, जिंक सल्फेट, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए, सिंपल सा फैक्ट। एस्की कोड का क्या है फुल फॉर्म? एक्चुअल में एस्की कोड क्या है आपने सिंपल सा देखा होगा कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, एक तो कही जाती है मशीन लैंग्वेज और दूसरी कही जाती है हाई लेवल लैंग्वेज, ये चीज है। तो
इसमें जो है मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज बाइनरी सिस्टम को कहा जाता है। बाइनरी सिस्टम क्या है? जीरो और वन। जीरो और वन जो है, मतलब कंप्यूटर जो है सिर्फ जीरो को समझता है, वन को समझता है। जीरो का मतलब एक प्रकार से हम देखें तो ऑफ, लाइट सिग्नल ऑफ होता है, यहाँ पर सिग्नल ऑन का होता है। इसलिए जो है यहाँ पर बाइनरी सिस्टम को ही कंप्यूटर समझता है, और इस बाइनरी कंप्यूटर सिस्टम को ही जो है हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और इस मशीन लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज में मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ले जाना, उसको डिकोड करवाने के लिए यहाँ पर एक एस्की कोड का होता है। इसका मतलब ये होता है अमेरिकन, पहला ऑप्शन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नो इंटेलिजेंस ना, दूसरा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इनकम ना, ये भी नहीं, इनकम नहीं है और यहाँ पर इंटेलिजेंस नहीं है। अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका सी सही होगा। आंसर इसमें आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21 पर। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था? कल हमने यह बताया था कि मेंडल साहब ने जो है जेनेटिक्स में मटर के पौधे का उपयोग किया था, और मटर के पौधे का बॉटेनिकल नेम भी हमने कल पिछली क्लास में बताया था कि पाइसम सटाइवम होता है। लेकिन जो है क्यों लिया गया, इसका बहुत अच्छा सा, ये हम कल रह गए थे जो है उस चीज को, लेकिन आज आपके इस क्वेश्चन में है। एक तो यहां पर कह रहे हैं कि वे सस्ते थे, नहीं। दूसरा जो है ऑप्शन दे रहे हैं वे आसानी से उपलब्ध थे, ये भी नहीं है। इसमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित। विपर्यायी लक्षण का मतलब क्या है? प्रतिगामी। प्रतिगामी मतलब इसमें जो भी लक्षण होता है, एक करेक्टर से दूसरे करेक्टर में जो करेक्टर चेंज होते हैं वो आसानी से जो है इसमें उभर करके सामने आ जाते हैं, वापस वो करेक्टर दिखने लगता है जो है। इसीलिए जो है इस इंपॉर्टेंस को देखते हुए जो है मेंडल साहब ने जो है मटर के पौधे का उपयोग किया था। नेक्स्ट, अदरक क्या है? अदरक को राइजोम में रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है आप सिंपल सा एक फैक्ट के तौर पर जानते रहें कि ये राइजोम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आते हैं, सर्वग्राही ब्लड कौन सा है? ये तो सिंपल सा है, एबी। एबी को हम यूनिवर्सल रिसेप्टर के तौर पर कहते हैं, और यूनिवर्सल डोनर के तौर पर ओ ब्लड ग्रुप को रखा जाता है। यहाँ पर द्विधनात्मक जिंक आयन जिसका द्रव्यमान संख्या 70 है, वे नाइट्रोजन की संख्या उसमें क्या होगी? अब आते हैं एक सेकंड। यहाँ पर कुछ और भी चीजें जान लें। एक तो होता है मास नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एक चीज जान लें, एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर और इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। समझ गए? मीन्स और ये और ये तीनों क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं। ठीक है, और मास नंबर इक्वल टू होता है प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, या फिर मास नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, और या फिर हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। या अब इसका जिंक का जो होता है वो एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। अब यदि इसका एटॉमिक नंबर 30 है, तो न्यूट्रॉन का नंबर यदि हमें निकालना होगा तो टोटल मास नंबर कितना है? 70। तो 70 माइनस 30 इक्वल टू न्यूट्रॉन नंबर मीन्स 40। आपका यहां पर आंसर होगा। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहां पर है कि द्विधनात्मक, द्विधनात्मक का मतलब क्या होता है कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी एटॉमिक नंबर यहाँ पर हम 30 मान रहे हैं, तो इसके बेस पर जो है ये 40 आपका ये आंसर होगा।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। इसमें कोई हमें ज्यादा ऑप्शंस के बेस पर देख रहे हैं तो सीधे से जो है प्रोटीन होगा। शहद किसका घटक है? अब यहां पर आते हैं थोड़ा सा। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, और ये जो आपके ऑप्शन आप सिंपल से जाने, ग्लूकोज, ये सिंपल इसका फार्मूला होता है C6H12O6। फ्रक्टोज, ये हमें नेचुरल तौर पर जो चीज मिलता है, कंपैरेटिव इससे ज्यादा मीठा होता है। और ये सारी चीजें जैसे कि हम शहद वगैरह से बात कर लें, फ्रूट्स वगैरह से बात कर लें, फलों से भी जो मिलेगा जो है, फ्रूट्स से जो है, ये सारी चीजें जो है ये हमें जो है फ्रक्टोज। सुक्रोज की बात करें, यदि सुक्रोज की बात करते हैं तो वो क्या होता है, ये देखिए ये मोनोसैक्राइड है, मोनोसैक्राइड। और सुक्रोज क्या होता है, ये डाइसैक्राइड, डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड का मतलब इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का होता है, ये दोनों का होता है, ये सुक्रोज होता है। आपसे सिंपल सा कोई पूछता है कि सुक्रोज क्या है, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें क्या होगा, ये सिर्फ ग्लूकोज का। तो ये तो हो गया आपका इसका। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर में परमाणु बम में क्या अंतर है? देखिए भाई, एटॉमिक बॉम्ब जो होता है इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी वही है, यहां पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, दो वर्ड सुनते हैं। नाभ की संलयन एक होता है, एक विखंडन होता है। तो विखंडन की प्रक्रिया जो है, यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, वहां पर एक हैवी एटम वो ब्रेक करेगा दो लाइट एटम में, ये विखंडन है। और ये दोनों ही जो है, चाहे वो हम एटॉमिक बम की बात करें या न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, ये दोनों ही जो है विखंडन की प्रक्रिया पर काम करते हैं। और इसलिए यहां पर जो है क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर की संरचना को, हाँ यहां पर क्या होगा, उसको कंट्रोल रखा जाता है, चाहे वो हम हैवी वाटर की यूज करें, हैवी वाटर का यूज किया जाता है, या फिर ग्रेफाइट और कैडमियम की रॉड भी जो है यूज की जाती है। तो इन रॉड्स के थ्रू भी उसको जो है न्यूट्रॉन्स के जो है बम्बार्डमेंट को, जो न्यूट्रॉन्स का इमिशन है उसको जो है वही तो ब्रेक करने का काम करता है, उसको ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो इसके द्वारा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, जबकि एटॉमिक बम में ऐसा कोई कंट्रोल का नहीं होता है। तो इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में श्रृंखला अपक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि उसमें जो है श्रृंखला अपक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। इसलिए यहां पर आंसर जो है क्या होगा, आपका जो है बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। पानी में पैर लटका करके बैठे, ये कल भी हमने बताया था, रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है। चूना पत्थर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जो है हम चूना पत्थर कहते हैं। ऑप्शन और भी है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, एक चीज और भी, चूना पत्थर की बात कर रहे हैं। चूना पत्थर, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ये यही कह सकते हैं। वैसे कैल्शियम ऑक्साइड ड्राई के तौर पर CaO, नहीं आपका यही होगा कैल्शियम कार्बोनेट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन समान त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर जो है घूम रहे हैं, तो उसमें जो है देखिए ये भी अच्छा। देखिए सर्कुलर पाथ जो होता है, यदि कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और एक आपने स्ट्रिंग से उसको बांधा हुआ है, तो इस पर एक फोर्स यहाँ से और आपने पकड़ा हुआ है, तो रोटेट करते समय एक फोर्स एग्जर्ट होता है। इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है mv² / r। v क्या है? वेलासिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी वो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलासिटी, यहाँ से यदि हम इसको मान लें कि v वेलासिटी से मूव कर रहा है, m क्या है? ये इसका मास है, और r क्या है? ये है जो यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस। अब कह रहे हैं कि सेम उस पर है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का जो मास है इसका 2000 टाइम्स है। तो अब देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन का मास हम यदि m माने और इसका मास 2000 m हो गया, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया? mv²/r हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया? m कितना हो जाएगा? 2000 m इंटू v²/r। तो फोर्स इसमें ज्यादा होगा ना, इसका फोर्स ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इलेक्ट्रॉन में आवश्यक अपकेंद्र बल प्रोटॉन के अपकेंद्र, इलेक्ट्रॉन का थोड़ी होगा, यहाँ पर तो किस पर लगेगा? प्रोटॉन पर ज्यादा होगा। प्रोटॉन के लिए आवश्यक अपकेंद्र बल न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवश्यक अपकेंद्र बल की तुलना में 2000 गुना अधिक होगा। आंसर आपका बी हो गया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। हाँ, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत की सबसे लंबी जो है बाउंड्री लाइन बनाता है? देखिए, एक तो ईस्ट के साथ में हम कह रहे हैं, ईस्ट की तरफ हमारी बाउंड्री लाइन में कौन है? म्यांमार है। चाइना तो हम ईस्ट की तरफ कह ही नहीं सकते, वो नॉर्थ की तरफ से, उधर नेपाल और भूटान और इसी के बीच में है, तो चाइना नॉर्थ की तरफ हो गया, तो चाइना होगा नहीं। थाईलैंड के साथ में ऐसा सच है नहीं, वियतनाम का है नहीं, तो ऑप्शन आपका जो है म्यांमार हो गया। अरावली पर्वत की हाईएस्ट पीक की बात करें, अरावली पर्वत किसकी है? कि हाईएस्ट पीक जो है वो गुरशिखर है, और शेर भी जो है ये भी किसकी है? अरावली की ही है। अरावली की ही पीक इसको भी माना जाता है। तो अरावली पर्वत की शेर भी है, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो है वो गुरशिखर है, सेकंड नंबर पर शेर है। डोडा बेटा की यदि बात करें तो ये नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन की जो है हम क्या कहेंगे, उसमें हम जो है दो बेटा उसके रखे जाते हैं। दूसरा, और भी यहाँ पर एक ऑप्शन और दिख रहा है आपको, अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक की बात करें तो ये क्या है? किसमें है? मैकाल माउंटेन रेंज पर, मैकाल माउंटेन रेंज में जो है अमरकंटक पड़ते हैं। खासतौर पर ये मैकाल माउंटेन रेंज है क्या? विंध्याचल एंड सतपुड़ा, इनको लिंक अप करने का काम करते हैं। इन दोनों को जो है लिंक जो है करने का काम जो है ये मैकाल माउंटेन रेंज करते हैं, और उसमें जो है ये आपकी अमरकंटक पीक आती है। तो ये तो यहाँ पर हो गया। यहाँ पर दोदा बेटा आपका नीलगिरी की होगी। यदि साउथ की तरफ यदि आप देखते हैं तो हम और भी कह सकते हैं। एक तो आप पीक सुनते हैं अनाई मुड़ी, अनाई मुदी, अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी, ये जो है आप ये देखेंगे तो केरला और तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरला, तमिलनाडु में जो इनके उस पर पड़ते हैं जो है ज्वाइंट सीमा पर जो है, और इसमें जो है जो डिस्ट्रिक्ट है केरला का उसका नाम है इदुक्की, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में ये अनाईमुड़ी आते हैं। तो ये रहा इसका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, जो है यहाँ से भी आपको काफी कुछ फैक्ट्स मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33, पश्चिमी घाट क्या है? देखिए, माउंटेन की जब हम टाइप्स माउंटेन्स के फॉर्मेशन में देखते हैं तो कई तरह से, एक तो होता है रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन क्या है? अवशिष्ट पर्वत जो कभी बहुत ऊंचे थे लेकिन आज वो घिस करके छोटे रह गए हैं, तो उनको, जैसे कि अरावली पर्वत की हम बात करते हैं, तो ये रेसिडुअल माउंटेन। दूसरा होता है फोल्डिंग माउंटेन। फोल्डिंग माउंटेन क्या होता है?
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये आपका प्लेट है, इधर से भी फोर्स लगता है, इधर से भी उठता है, तो इस तरह से ये उठ जाते हैं, तो उसको हम जो है फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं। तो इस तरह से जो है फोल्डिंग माउंटेन हो गया। नेक्स्ट, फोल्डिंग माउंटेन के बाद जो दूसरा हमारे पास दिख रहा है ऑप्शन है फॉल्टिंग माउंटेन। फॉल्टिंग क्या है? प्लेट्स का ब्रेक कर जाना और उड़ जाना जो है, तो उस तरह का जो रहता है उसको हम फॉल्टिंग माउंटेन कहते हैं। और लास्ट है वल्केनो माउंटेन। वल्केनो में क्या है कि ये है अर्थ सरफेस, यहाँ से वल्केनिक इरप्शन हुआ, ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है। वल्केनिक इरप्शन के समय में यहाँ पर अचानक जो है इस तरह से अर्थ का सरफेस जो उभरा है, तो ये क्या हो गया? वल्केनो माउंटेन जो है। तो यहाँ पर जो आपका वेस्टर्न घाट है वो फॉल्ट के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको हम फॉल्ट माउंटेन के तौर पर रखेंगे। आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पिपली घाट दर्रा किस पर्वत में स्थित है? पिपली घाट की यदि बात करें तो इसके लिए जो है वैसे इसका आंसर अरावली होगा, पिपली घाट पास। अब वेस्टर्न घाट की तरफ से देखते हैं। देखिए पूर्वी घाट की तरफ कोई मेजर पार्ट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया का जो है जो ये साउदर्न पार्ट पर आप देखते हैं तो इधर का हिस्सा जो है इसकी हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट ये ग्रेटर देन इधर, इससे जो है ईस्टर्न घाट जो है वो फैला हुआ सा है, तो इसलिए इधर ज्यादा कोई ऐसा नहीं मिलता। तो पासेस हमें जो मिलते हैं वो इसी तरफ मिलते हैं वेस्टर्न घाट पर, ईस्ट की तरफ इतना ज्यादा नहीं, तो इसलिए ये नहीं। विंध्याचल रेंज का कोई मतलब नहीं। हम सिंपल सा जो है वेस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वेस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पर जो पहला यदि हम देखें तो एक है आपका थाल घाट, थाल घाट पास। इसी थालघाट पास को एक और भी कहा जाता है कसारा पास, कसारा पास भी कह लेते हैं इसको। थालघाट पास या फिर कसारा पास, ये पास जो है मुंबई मुंबई टू नासिक जब जाते हैं तो उसके रास्ते में पड़ता है ये कसारा आपका। दूसरा होता है एक और भी हम यहीं पर पास समझ लेते हैं जिसका नाम है भोर घाट, भोर घाट पास। ये भोर घाट पास आपने खंडाला सुना होगा। खंडाला के थ्रू जब मुंबई से पूना के लिए जाते हैं तो उस समय जो पास बनता है वो मिलता है, वो भोर घाट पास होता है। तो थाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया, और एक और है जिसको हम कहते हैं पाल घाट पास। पाल घाट पास ये एक्चुअल में देखा जाए पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ता है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, और इसी के नाम पर इसे पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। ये एक्चुअल में ये देखा जाए तो कोयम्बटूर, जो कि आपके तमिलनाडु में है, और दूसरी तरफ जो केरला में देखा जाए तो पलक्कड़ जो डिस्ट्रिक्ट है ये केरला में है। इसी के उस पर जो है इसको हम पाल घाट पास के नाम से जानते हैं। तो थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट ये आपके जो है वेस्टर्न घाट के जो है पासेस हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35। जोजिला पास कहाँ पर है? जोजिला एक्चुअल में आप यहां पर देखेंगे तो आंसर इसका जो है श्रीनगर और लेह है। जोजिला पास जो है आपका श्रीनगर और लेह के बीच में है। थोड़ा सा पासेस जो है आप लोग जो है देख लीजिएगा, और भी जो है जितने अधिक से अधिक है हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रीनगर और लेह। लेकिन और भी यदि हम देखें चंपा और स्पीत के बीच में, एक तो ये आपको दिख रहा है चंपा और स्पीत के बीच में, एक तो है रोहतांग पास, रोहतांग पास।
जो कुल्लू और लाहुल स्पीति, ये जो है इनके रीजन में पड़ता है रोहतांग पास। एक कुल्लू और स्पीति के बीच में एक और भी पास है जिसका नाम है देवसा पास। देवसा पास, इसको भी ध्यान रखिए ये चीज। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा के बीच में भी एक पास पड़ता है जिसका नाम है बोमडिला पास। बोमडिला पास, बोमडिला पास, रोहतांग पास, देवसा पास, ये तीन पास जो है यहाँ। बेनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? आपका आंसर होगा गोदावरी, क्योंकि ये दोनों जो है साउथ की। जबकि रामगंगा कहाँ पड़ती है? रामगंगा उत्तर प्रदेश में। तो ये चीज है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका मुहाना भी इंडिया में है और साथ ही साथ जो है उसका उद्गम स्थल भी इंडिया में है और जो सबसे लंबी है, इसका आंसर होगा गोदावरी रिवर। गंगा का जो है मुहान मतलब ओरिजिन तो हम इंडिया में कह सकते हैं, लेकिन इसका मुहाना जाकर के जो है बांग्लादेश में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र का भी यही सिचुएशन। नर्मदा चलिए ठीक है, लेकिन वो सबसे बड़ी नहीं है। एक सेकेंड। हेलो। हाँ जी, हाँ। हाँ जी। हम डिस्कस कर रहे थे कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों इसमें है, ये हम डिस्कस कर चुके थे, इसमें गोदावरी था। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया था जिसमें था कि मेट्टूर डैम किस पर है? मेट्टूर डैम किस स्टेट में पड़ता है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। एक्चुअल में ये मेट्टूर डैम सलेम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सलेम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। SALEM, सलेम। जो रिवर है उसका नाम है कावेरी। कावेरी रिवर। एक्चुअल में इसी के ऊपर जो है स्टैनले रिजर्वायर स्टेब्लिश है। कावेरी रिवर, स्टैनले रिजर्वायर। ये भी आपका इसी का एक फैक्ट्स यहाँ से ये बन गया। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर दो तीन चीजें हैं, ये भी आपको कई फैक्ट्स आपके इससे लिंक करा देगा। सबसे पहले कहते हैं कि सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है बड़ी जो है भारत में? इसका आंसर होगा बूलर झील। एक्चुअल में बूलर जो झील है ये फुट हिल्स ऑफ हरमुख माउंटेन कह सकते हैं। हरमुख माउंटेन के तली में यह स्थित सबसे मीठे पानी की झील है, जो कि आपके JNK में स्थित है। और JNK का जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है उसका नाम है बांदीपुर। बांदीपुर। नेक्स्ट है चिल्का लेक। चिल्का लेक के बारे में कहना चाहें तो चिल्का लेक कहाँ की है? चिल्का लेक आपके उड़ीसा में पड़ती है। और उड़ीसा में भी कहाँ पर? जैसे कि आप पुरी की बात कर सकते हैं या फिर आ, खुद खुर्दा की बात कर सकते हैं और एक गंजाम की बात कर सकते हैं। ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंतर्गत के आते हैं, पुरी, गंजाम एंड खुर्दा। ये लोकटक लेक, ये आप जानते हैं
मणिपुर में है। और जबकि पुष्कर लेक जो है ये राजस्थान में। राजस्थान पुष्कर अजमेर में, अजमेर में जो है पुष्कर जो है प्लेस है, जहां पर आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। एक ही मंदिर माना जाता है पूरे इंडिया में, सिर्फ यहीं पर है ब्रह्मा जी का मंदिर। नेक्स्ट आते हैं, भाखड़ा नांगल डैम किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? भाई ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का है। हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान जानते रहेंगे। नेक्स्ट, ये सिंपल सा एक फैक्ट्स के तौर पर है, टिहरी पन विद्युत परियोजना जो है ये भागीरथी इसका आंसर होगा। कोई इसमें और चीजें बताने की जरूरत नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, इसका कारण क्या प्रभावित होता है? देखिए आप सिंपल सा एक चीज थोड़ा सा साइंटिफिकली आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। लो प्रेशर कब जनरेट होगा? जब टेम्परेचर, देखिए प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये तीन आपने सुने होंगे, जिसमें हमने एक P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये रहता है। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा? यदि आप उसमें रखें, वॉल्यूम फिक्स है, एक कंटेनर में है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो है, यहाँ पर कह रहे हैं ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब का क्षेत्र जो है हिंद महासागर में बनता है। आप ये देखें, ये लैंड एरिया है, यहाँ पर ये गर्मियों में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो लो प्रेशर का क्षेत्र यहाँ पर जनरेट होगा, और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हाई रहेगा क्योंकि वाटर का एरिया है। तो टेम्परेचर यदि यहाँ पर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में यहाँ पर टेम्परेचर लो होगा, क्योंकि लैंड मास का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पर लो होगा। और ये लो होगा टेम्परेचर तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर होगा तो जहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हमेशा हवाएं जो है हाई से लो की ओर मूव करेंगी। तो इस तरह से जो है वो जनरेट हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पर कौन सा मानसून हो जाएगा? साउथ वेस्ट मानसून। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति जनरेट होती है। आंसर आपका हो जाएगा बी। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, इसमें सिंपल सा है, मध्य प्रदेश, आप लोगों को पता होगा। देश के किस भौतिक प्रदेश में उष्ण कटिबंध से लेकर अल्पाइन प्रकार के वनस्पति पाई जाती है? ये खासतौर पर देखिए, जो हिमालय पर्वत का क्षेत्र, उत्तर हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र जो होगा, वहां पर जो है इस तरह से अल्पाइंस मिलेंगे जो है। तो अल्पाइंस ज्यादातर जो है क्या कहते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहीं पर जो है, लेकिन वैसे तो उत्तर का विशाल मैदान तो प्रश्न बनता ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ये सीधा सीधा क्लियर है, माउंटेन अल्पाइंस जो भी होते हैं वो सारे के सारे जो है उसी रीजन में मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तमिलनाडु के 2/3 हिस्सों में हमने शायद पहले डिस्कस किया हो कि साउथ की तरफ ज्यादातर मिट्टी हमें ये मिलती है रेड सॉइल, लेटराइट तो नहीं, हम रेड सॉइल ही उसको कहें। लेटराइट का भी कलर रेड होता है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा रेड सॉइल ही करेक्ट आंसर होगा। ब्लैक सॉइल जो है महाराष्ट्र के रीजन में हम देख सकते हैं, जो कि ग्राउंड नट वगैरह के लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल होती है उस तरफ जो है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा रेड सॉइल। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य? अब एक चीज और भी, रेड सॉइल जो होती है ये और आयरन ऑक्साइड के कारण होती है, तो इसके मतलब आपका एक तो ये सेंटेंस आपका सही है, ठीक है। ये
शुष्क और आर्द्र क्षेत्र आप देखते ही हैं, साउथ का रीजन जो है इसी तरह का है, शुष्क भी है और आर्द्र, ड्राई एंड वेट एरिया लैंड भी है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। यह मिट्टी नदी घाटी में रिवर बेसिन में कभी भी जो इस तरह की नहीं होगी, वहां तो एल्यूवियल सॉइल या उस तरह की जलोढ़ मिट्टी टाइप की मिलेगी, इसलिए आंसर यहाँ पर आपका जो होगा वो डी होगा। जो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पर आते हैं, प्राकृतिक रबर में भारत की कौन सी पोजीशन है? फोर्थ पोजीशन। फोर्थ, फोर्थ ही है नेचुरल, उसमें जो है ये हम फोर्थ पोजीशन पर है। लेकिन नेक्स्ट जो है लोकटक शक्ति, ये अभी हमने बताया मणिपुर का है, सिंपल से हैं, कोई इसमें ज़्यादा वो मुश्किल नहीं है। प्रथम जल विद्युत केंद्र, इसको जो है एक्चुअल में इसका नाम दार्जिलिंग में जो इस्टेब्लिश हुआ है, सबसे पुराना है, ब्रिटिश एज के लगभग ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका एक नाम और भी कहा जाता है, उससे यदि आप देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, वो है सिद्रापोंग। सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, दार्जिलिंग में एरिया की तरफ। तो ये जो है सबसे पहले वहां पर इस्टेब्लिश किया गया। आंसर जो है यहाँ पर दार्जिलिंग दिख ही रहा है, ऑप्शन ही आ गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, भारत में निर्धनता स्तर का आकलन किया जाता है। इसके लिए आप जानते रहे कि दो तीन कमेटी बनाई गई थी, जैसे कि सतीश वो सुरेश तेंदुलकर कमेटी एक थी, दूसरी थी लकड़वाला कमेटी। सुरेश तेंदुलकर और एक है लकड़वाला कमेटी। ये दो चीज, ये दोनों कमेटी जो है इसी से संबंधित थी जो है, और इसमें ये डिसाइड किया गया था कि कैलोरी के हिसाब से जो है पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए, पॉवर्टी लाइन जो डिसाइड की गई उसके लिए जो है रूरल एरिया के लिए अलग हुआ एंड अर्बन अलग हुआ। रूरल एरिया के लिए जो कैलोरी कंजम्पशन था वो 2400 कैलोरी का रखा गया, और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी का रखा गया। ऐसे रूरल एरिया के लोग जिनको 2400 कैलोरी से कम एनर्जी डेली यदि वो कंज्यूम कर रहे हैं तो वो गरीब होंगे। और इसी तरह से अर्बन एरिया में यदि कोई ऐसा जो 2100 कैलोरी उसको डेली यदि एनर्जी नहीं मिल पा रही है, भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो गरीब होगा। तो यहाँ पर जो है ये दो चीज़ों का जो रखा गया, ये आप जानते रहेंगे कि रूरल एंड अर्बन के लिए क्या लिमिट रखी गई। ये मेनली तो लकड़वाला कमेटी की थी। नेक्स्ट आए, यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जो है मूल्य ह्रास करने पर क्या होगा। देखिए तीन टर्म्स मिलते हैं, एक तो होता है आप सुनते हैं नेशनल, दूसरा होता है ग्रॉस, तीसरा होता है डोमेस्टिक, और चौथा होता है नेट। और इन्हीं चारों टर्म से जो बनते हैं टर्म, एक तो जैसे कि जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पर ये शकल है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दूसरा होता है जीएनपी, तीसरा होता है एनडीपी, और चौथा होता है एनएनपी। तो एक तो डिफरेंस दिख रहा है ग्रॉस का और नेट का। ग्रॉस और नेट का मतलब ये होता है, आप सिंपल सा जानते रहे, ग्रॉस माइनस डेप्रेशिएशन इक्वल टू नेट, और डोमेस्टिक प्लस नेट फॉरेन इनकम इक्वल टू नेशनल। तो ये दो चीजें, तो यहां पर जो है ये कह रहे हैं कि ग्रॉस में से हमने डोमेस्टिक डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, तो अब हमें क्या मिलेगा, नेशनल नेट मिल जाएगा। और ये दोनों चीजें सेम रहेंगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट कहाँ पर है, ऑप्शन ये है, आपका आंसर हो जाएगा बी। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 53 पर, अवमूल्यन शब्द का अर्थ, अवमूल्यन क्या होता है? डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन क्या है? कि इंटरनेशनल मार्केट में आप अपने रुपए की वैल्यू जानबूझ करके कम करना, वो डीवैल्यूएशन होता है। यहाँ पर विलिंगली जो है, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से मुद्रा की वैल्यू, या कह लें मुद्रा का मूल्य कम करना, ये क्या होगा? डीवैल्यूएशन है। तो यहाँ पर यह है, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य को घटाना ही डीवैल्यूएशन होगा। आंसर ए। भारत में खनिज नीति सबसे पहले कब लाई गई? 1951 में। खनिज नीति आपकी सबसे पहले 1951 में ही आती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कोयला की किस्म भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? भूरा कोयला एक्चुअल में लिग्नाइट को कहा जाता है। कोल की जो है कई टाइप्स हैं, उसमें यदि हम देखें तो एक तो होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सबके लिखे ही हैं, यहीं पर हम ले लेते हैं, जैसे एक एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट कोयले में रखा जाता है। इसमें लगभग 95% कार्बन का प्रेजेंस होता है, इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी में। दूसरा जो होता है वो बिटुमिनस होता है। बिटुमिनस में जो कोल का प्रेजेंस होता है लगभग 76% से लेकर के 86% जो है कोल की प्रेजेंस होती है। ये सेकेंड नंबर पर सबसे अच्छा कोयला है। जो फर्स्ट नंबर पर हम एंथ्रेसाइट को रखते हैं, सेकेंड नंबर पर इसको रखते हैं, और लिग्नाइट तीसरे नंबर का सबसे अच्छा है, कह सकते हैं थर्ड नंबर पर। इसमें अराउंड हम ये कह सकते हैं कि 66% के आसपास जो है वो कोल की प्रेजेंस होती है। इसको इसी को जो है ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। और पीट में सबसे कम जो है प्रेजेंस होता है, अराउंड हम ये कह सकते हैं कि लेस देन 60% यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि इसका प्रेजेंस रहता है। और यहाँ तक कि इसमें स्टीम बहा, मतलब पानी का भी जो है नमी सी भी रहती है, जो है इस तरह की भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये, बल्कि ये कह सकते हैं कि पीट जो है कोल फार्मेशन का फर्स्ट स्टेज होता है। यहाँ पर पहले पीट बनता है, पीट फिर और कुछ समय बाद जो है वो लिग्नाइट में चेंज होता है, फिर बिटुमिनस में होता है, फिर एंथ्रेसाइट। बेस्ट में जो है वो रहे। नेक्स्ट, भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स जानते हैं क्या होता है? एक्चुअल में जैसे कि टेक्सटाइल में हमने बेड शीट्स की बात कर लें, टॉवेल्स की बात कर लें, जो है इस तरह की जो गुड्स होती हैं उनको जो है व्हाइट गुड्स में कहा जाता है। अब इसमें प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तु में ये चीज आएगी, और तो कोई ऑप्शन मिलता नहीं, स्टेनलेस ये नहीं, दूध नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो है वो आपका सी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? स्वामीनाथन को। भारत में जो है स्वामीनाथन को ही इसका माना जाता है। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कितने राज्यों की राजधानी को जोड़ने का प्रावधान है? इसमें 16 आंसर है आपका। जो है ये फैक्ट के बेस पर क्वेश्चन है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं आ रहे हैं। दूसरा है, इकोनॉमिक सर्वे जो पब्लिश होती है, अक्सर जो है कंफ्यूजन होते हैं कि चूंकि ये इकोनॉमिक सर्वे है तो जाहिर सी बात है या तो इसका होगा या कॉमर्स का होगा या सीएसओ स्टैटिस्टिक्स का होगा। बिल्कुल नहीं, ये आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री होगा, जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति बनाने की सबसे पहली शुरुआत कब की गई? इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए सबसे पहला जो टारगेट किया गया था इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का, वो था आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान। हम यहाँ पर थोड़े से और भी चीजें जो है डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको पूरे प्लान्स को जो है समझने में आसानी हो जाए। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में था, और इस सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो मॉडल था वो था माहौल
नोविस मॉडल, ये माहौल नोविस मॉडल पर आधारित। इसी तरह से यदि फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये आपका सेकंड है। यहाँ पर जो थर्ड है, थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये था मेन तौर पर जो है जॉन सैंडी, जॉन JHON सैंडी SANDY एंड जॉन सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल, जॉन सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल पर। और फोर्थ था, इसको हम मान्य एंड रुद्रा मॉडल के नाम से जानते हैं। मान्य एंड रुद्रा मॉडल, जॉन सैंडी मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल, PC मोलनोविस मॉडल। ये चार जो है सीधे जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो सिर्फ इसी पर थे जो। इसके बाद जो है फिफ्थ की आप बात कर लें या 6 की बात कर लें या 7 की बात करें या 9 की बात करें, 10 हो गया, 11 हो गया एंड 12 हो गया, ये सारे। इसके बाद तो प्लानिंग कमीशन खत्म कर दी। इन सब का मॉडल जो है वो प्लानिंग कमीशन ने बनाया था। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया। एक बीच में हमने छोड़ा है, वो है एट्थ। जो एट्थ मॉडल है इसमें खासतौर पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो है टारगेट रखा गया था, और इस मॉडल को बनाने वाले जो पर्सन थे वो थे मिलर सर। इस मॉडल का नाम जो है वो मिलर के बेस पर। तो ये आपके जो है प्लान्स को लेकर के जो है फैक्ट्स थे। फर्स्ट जो है हेरोल्ड डोमर, दूसरा जो है PC मोलनोविस, तीसरा जॉन सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल, चौथा जो है माने एंड रुद्रा, आठवां जो है वो मिलर। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है आपके जो है प्लानिंग कमीशन के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं, भारत में आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? ओपेक। ओपेक से हम, ओपेक कंट्रीज जितनी भी हैं उन्हीं से ज्यादातर हमारा जो है इंपोर्ट रहता है। भारत में पहली सरकारी ये क्रेडिट कमेटी जो है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसका मुश्किल नहीं है। यहाँ पर अब आते हैं कुछ कमेटीज की बात है। ये कमेटी चूंकि MPPSC में कमीशन और कमेटी अलग से दिया गया है, इसलिए हम कमेटीज को यहाँ पर भी जो है अच्छी तरह से डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ ये रेखी समिति किससे संबंधित थी? ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं एक रेखी समिति है। ये जो संबंध है इसका, ये एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा है नजुंदम्पा कमेटी। एक्चुअल में नजुंदम्पा कमेटी जो थी ये जस्टिस थे जो है उनके द्वारा जो है कर्नाटका गवर्नमेंट ने बनाई थी। तो इसको हम वैसे तो हाई पावर्ड on high powered committee on रीजनल imbalance, मतलब क्षेत्रीय इम्बैलेंस, क्षेत्रीय विषमता के ऊपर हाई पावर्ड कमेटी जो है ये बनाई गई थी। तो वैसे तो ये भी ऑप्शन मुझे नहीं लगता, और ये तो गलत है ही। कौन सा बेमेल है? एक्चुअल में यहाँ पर क्वेश्चन ही मेल का तौर पर होता है कि कौन सा करेक्ट है। रंगराजन समिति जो ये है, इसके ऊपर भी ये देखें तो भुगतान संतुलन का दिखता है, ये भी ठीक दिख रही है। और एक गोईपुरिया कमेटी, ये बैंकिंग रिफॉर्म से भी सही है। जो बैंक में जो है सर्विस टैक्स वगैरह की बातें थी, ये गोईपुरिया कमेटी, इसलिए ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत होता है। यहाँ पर रंगराजन कमेटी का भी, ये भी और ये दोनों ही जो है करेक्ट दिखते हैं। नेक्स्ट आता है नरसिम्हम कमेटी किससे संबंधित? ऑप्शन दिया गया है इनकम टैक्स, दूसरा है सेल टैक्स, बैंकिंग एंड बीमा। नरसिम्हम कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित थी।
इसलिए यहां पर जो आंसर होगा वो बैंकिंग होगा, बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। योजना आयोग का प्रस्ताव, इसकी सिफारिश जो है वो जॉन मथाई द्वारा की गई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है जॉन मथाई होगा, जिसकी रिकमेंडेशन के बेस पर आप जानते हैं कि योजना आयोग का गठन किया गया। और इसने सबसे पहले जो है क्या कहते हैं कि मार्च 1950 से इसने काम करना शुरू किया। प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता था वो पीएम साहब होते थे, और इसीलिए ये फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन पूछा जाएगा तो उसका नाम जेएल नेहरू साहब आएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीज जो है ये इन्हीं के इस पर जॉन मथाई साहब। लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देंगे? राष्ट्रपति साहब को देंगे, जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, इनका कोई मतलब ही नहीं है। कमीशंस में आगे भी जब आगे कहीं मिलेगा तो हम इस पर डिस्कस कर लेंगे जो। तो ये हो गया संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट आते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? एक्चुअल में यूपीएससी में मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं वो 11 हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेंबर्स की संख्या है वो 9 to 11 होती है, लेकिन ये 9 to 11 जो रहती है वो उसमें इंक्लूडिंग चेयरमैन होता है। चेयरमैन साहब को मिला करके यहाँ पर ये रहता है। अब एट प्रेजेंट टाइम में इंक्लूडिंग चेयरमैन टोटल 9 है। अब इसमें ये लिखा है कि यूपीएससी के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हैं, इस समय यदि हम पूछा जाए तो जरूर हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो बी है। सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ठीक है, शुल्क और टैक्स ये सारी चीजें लगाने की बातें किस में होंगी? लिस्ट के अकॉर्डिंग। और लिस्ट कौन सी है? 3 तरह की लिस्ट हमने बताई थी। एक तो होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पर जितने भी होते हैं वो यूनियन से, तो ये जो टैक्सेस और ये सारी बातें आएंगी भी तो वो किस में आएगी? 7th शेड्यूल में, क्योंकि ये सारी चीजें किस में है? 7वीं अनुसूची में है, तो इसलिए आंसर होगा यहाँ पर बी। 6 में तो है ही नहीं, यहाँ पर तो नोटिफाइड एरिया जो है अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन की बात है। 9वीं में हमने बताया था भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है, यहाँ पर पंचायती राज वगैरह की बात है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी होगा। तो 68 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 69, निम्नलिखित में से समवर्ती सूची का विषय नहीं है। देखिए, जो फैमिली से रिलेटेड परिवार नियोजन का जो विषय है ये स्टेट सब्जेक्ट का विषय है, ना कि जो है कॉन्करेंट लिस्ट का विषय। आप ये थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस से यदि यूज करेंगे तो देख रहे हैं कि अभी यूपी गवर्नमेंट ने जो है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के वहां पर एक लॉ बनाया है और उस पर ये चीज आई है, सब्जेक्ट आया है। तो इसके मतलब जो है वो यदि वो स्टेट गवर्नमेंट बना रही है तो जाहिर सी बात है कि जब वो स्टेट का विषय होगा तभी बनेगा, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका बी होगा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन में मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांतों को स्थापित करने की बात की गई? फंडामेंटल राइट से ऊपर जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे। इस चीज पर जो है यदि हम देखा जाए तो हमने पहले ही बताया था कि फंडामेंटल राइट को लेकर के कई केस आए थे, चाहे वो शंकरी प्रसाद केस की बात करें या गोलकनाथ केस की बात करें या मिनर्वा मिल केस की बात करें या केसरी प्रसाद केस की बात करें, जिसको लेकर के आगे मिसेस गांधी ने जो है एक वो भी बनाया था, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए जो है एक कमेटी बनाई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो उसी समय में जब ये चीजें देखी गई थी तो उस समय भी जो है एक मोरल तौर पर देखा गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी जो है ऊपर रखा जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन, वो जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आंसर आपका यहाँ पर आएगा बी, बी नहीं ए, 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट आते हैं 97, 97वां संविधान संशोधन बिल मंत्रिपरिषद में। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो ये बिल है इसको हम एक नाम और दिया जाता है, आप जानते रहेंगे, इसको कहा जाता है पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट।
इसमें क्या किया गया कि हाउस के जितने सदस्यों की संख्या होगा उसके 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं बनाए जा सकते, इसलिए यहाँ पर आंसर 15 होगा। रीजन क्या था, क्योंकि आप देखते हैं ये वाजपेयी साहब जब पीएम थे, इनके ठीक पहले के दौर में देखा होगा, सुना होगा, यूपी वगैरह में ये भी सिचुएशन थी कि जहां पर जो है 450 के लगभग तक का हाउस था और उसमें से 200 के लगभग एक 116 के लगभग मिनिस्टर्स थे। अब तो इसमें ये देखेंगे तो रूलिंग पार्टी की जो बहुमत बनती थी 225-26 के लगभग बनती थी, उसमें से आधे से ज्यादा जो है मिनिस्टर हो जाते थे। रीजन क्या था, कोई भी पार्टी छोड़ करके उस पार्टी में आता था तो उसको भी जो है मिनिस्टर का दर्जा दे करके जो है उसमें शामिल कर लिया जाता था। एक प्रकार से एंटी डिफेक्शन एक्ट की जो मूल भावना थी वो इफेक्ट में आ रही थी, दल बदल की जो है। इसलिए जो है उस समय एक पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट आया कि ऐसे किसी को मिनिस्टर नहीं बना दिया जाए। मिनिस्टर्स की संख्या निश्चित कर दी गई, वो 15% से ज़्यादा नहीं होगी। और एक चीज़ और भी राह पर रखा गया, मिनिमम मिनिस्टर्स ये कहीं पर, अब जैसे कि हम गोवा की बात करें या सिक्किम की बात करें, वहाँ तो हाउस जो है 40 का है, 40 का एक 15% के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो वहाँ तो 6 मिनिस्टर होने चाहिए, 6 मिनिस्टर से काम नहीं चल सकता। इसलिए इन स्टेट्स में एग्जम्पशन रखा गया है कि मिनिमम मिनिस्टर्स की संख्या 12 और मैक्सिमम जो संख्या होगी वो 15% ऑफ द हाउस सीट्स से ज्यादा नहीं हो सकती। राष्ट्रपति शासन के संबंध में हमने कल ही बताया था 356। 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी है। नेशनल, यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी की बात की गई, इसमें प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है, इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई, यहाँ पर जो है JNK को विशेष दर्जे की बात की गई थी। तो ये क्वेश्चन नंबर हुआ आपका 72। नेक्स्ट आते हैं, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों को कौन निर्धारित करेगा। देखिए, इसकी सर्विस कंडीशंस वैसे तो आंसर जो है यहाँ पर सीधा सीधा जो है, जो कुछ भी है वर्किंग वो पार्लियामेंट के थ्रू जो है डिसाइड होती है, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी ही रखा जाएगा। हाँ, यदि ये चीज ऑप्शन में आपका नहीं मिलता है तो फिर उस समय आपके प्रेसिडेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट फ्रेम करेगा उस पर कंसेंट के बिना, बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के ये चीज नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है वो प्रेसिडेंट है। किसमें विधानसभा नहीं है, यहाँ तो सिंपल सा है, लक्षद्वीप जो है इसका आंसर होगा। लक्षद्वीप जो है आपका करेक्ट आंसर हुआ। सबकी अदर्स की जो है, सभी की जो है अपनी अपनी विधानसभा है, पांडिचेरी में भी है, गोवा में भी है, दिल्ली में भी है, लक्षद्वीप जो है यहाँ पर करेक्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को प्रमोट करने के लिए जो है पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसमें जो है हम 350A आर्टिकल जो है इससे संबंधित है, 350A। बस ये आपको लर्न रखना है। वैसे भी राजभाषा का प्रोविजन जो है ठीक जो है इमरजेंसी के पहले जो है उसी में रखा गया है, तो इसलिए आप थोड़ा सा अंदाज रख सकते हैं, लगा सकते हैं कि ये चीज होगी। नेक्स्ट है, दो या अधिक राज्यों के संघीय मामलों में उच्च न्यायालय के सामान्य एक समान जो है न्यायालय बनाने का, संसद के कानून बना करके दो या दो से अधिक राज्यों का एक जो है हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट की बेंचेस जो है बनाई जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनाई जा सकती है। इन सब के लिए जो है क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है पार्लियामेंट के पास राइट है। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। देखिए, यहाँ पर ये देखें तो आंसर जो है जुडिशियल रिव्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। लीगल जो रिव्यू की बात है तो इस पर जो है पार्लियामेंट डिस्कस करेगी, पॉलिटिकल रिव्यू कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो जुडिशियल रिव्यू होगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको देता है, राष्ट्रपति साहब को देगा, जो हमेशा जो है वो राष्ट्रपति को। और ये इसके बारे में हमने ये भी बताया था, ये क्या होता है, ये PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो है एक मेंबर के तौर पर होता है, उसमें भी सारी चीज ये निर्वाह करता है, सीटिंग वगैरह में उसके। निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने की वर्जना है, किसको जो है, हाँ ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप वैसे भी अंदाज लगाएंगे, PA संगमा साहब को जो है देखा आपने, जो नहीं वो रंजन गोगोई, उनको जो है बनाया गया, जो है राज्यसभा में मेंबर बना लिया गया। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, वो बनाया जा सकता है।
पॉलिटिकल उसका है जो है, सॉलिसिटर जनरल का भी कोई ऐसा नहीं, बस सिर्फ आपका ऑप्शन होगा सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कभी भी किसी भी अदर पद पर जो है, लाभ के पद पर इसके बाद जो है यहाँ से किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन सा एक आवंटित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में, ये मैंने कल ही भी बताया था कि डिसीजन मेकिंग राइट, डिसीजन वोटिंग जो है राइट होता है किसके पास होता है, स्पीकर के पास। सर्टिफिकेट तो है ना। तो 100 नंबर आर्टिकल जो है इसमें जो है ये रखा गया है प्रोविजन जो है कि वहां पर जो है डिसीजन वोटिंग करने का राइट जो है जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जो उसका अध्यक्ष होगा, उसके पास जो सदन की कार्रवाई की जो है अध्यक्षता कर रहा होगा उसके पास जो है डिसीजन वोटिंग राइट होगा। ये जरूरी नहीं कि स्पीकर स्पीकर ये प्रिसाइड नहीं कर रहा है, डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड कर रहा है तो फिर ये अधिकार डिप्टी स्पीकर के पास होगा। यदि ये डिप्टी स्पीकर भी नहीं कोई अदर पर्सन कर रहा है तो उसके पास होगा। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट सदस्य, नहीं, राष्ट्रपति अपनी मंशा से नहीं करेगा। यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्सन का पैनल बना दिया जाता है, सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से एक सदस्य जो भी कोई उसमें रहेगा, जो सीनियर मोस्ट रैंक 1 2 3 4 जो बनाया गया उसमें जिसकी नंबर होगी वो जो है यहाँ पर इसको प्रिसाइड करेगा। नेक्स्ट, ऊपरी सदन में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का राइट जो है राष्ट्रपति के पास है, आप जानते हैं 12 सदस्य। विज्ञान कला साहित्य में विशेष अनुभव रखने वाले लोगों को यहाँ पर रखा जाता है। लोकसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है, ये आप जानते रहे। यहाँ पर कुछ चीजें कि धन विधेयक कोई है या नहीं है, एक तो ये डिसाइड करने का काम धन विधेयक कौन डिसाइड करेगा, तो वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा। वो कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। और दूसरी चीज, धन विधेयक लोकसभा में ही हमेशा लाया जाएगा, हमेशा इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में, और लोकसभा से फिर वो किस में जाएगा, राज्यसभा में, अपर हाउस में, और अपर हाउस उस पर क्या करेगा, मैक्सिमम 14 डेज तक डिले कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। करेक्शन यदि करके वो भेजता है, वो मान लीजिए अमेंड कर देता है उसमें, तो उस अमेंडमेंट को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, वो मानना चाहे तो माने, नहीं मानती है तो वो सीधे जो है प्रेसिडेंट साहब के पास भेज सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, 14 डेज तक का डिले कर सकते हैं। संसद और संविधान साधन नहीं है सामाजिक न्याय के, आर्थिक न्याय के, राजनीतिक न्याय के, विधिक न्याय। संसद, अच्छा क्वेश्चन है। संसद और संविधान साधन नहीं है सामाजिक न्याय, विधिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। देखिए वैसे तो पॉलिटिकल तो कह सकते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस का भी कोई ऐसा मतलब नहीं बनता, लेकिन एक चीज और भी है, साधन नहीं है, संसद और संविधान साधन नहीं है। यहाँ पर विधिक न्याय रखिए, क्योंकि इसके लिए साधन का तौर पर जो है आंसर आपका जो है यही होगा, विधिक न्याय। क्योंकि सामाजिक न्याय के लिए भी जो है और आर्थिक न्याय के लिए भी ये सारी चीजें पार्लियामेंट और संविधान के द्वारा ही जो है ये सारी इक्वल जस्टिस और राजनीतिक न्याय। आप प्रियम्बल में देखते हैं तो उसमें लिखा गया है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, यही कहा है ना। क्योंकि वहां पर लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को एतद द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें वहां पर कही गई। तो यहाँ पर जस्टिस की बात कौन कौन सी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसलिए जो ये तीन होंगे। यहाँ पर विधिक न्याय जो है यहाँ पर आंसर नहीं होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता। देखिए लेजिस्लेटिव कंट्रोल, जिसके थ्रू आप लोकसभा की कार्रवाइयों पर नियंत्रण ला सकें, स्थगन प्रस्ताव, जाहिर सी बात आप लोकसभा में लाएं, बजट सत्र, ये भी लोकसभा या राज्यसभा मतलब लेजिस्लेचर पर आएगा।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिल, ये भी उसमें आएगा, लेकिन क्वेश्चन आवर क्या है, ये इससे संबंधित नहीं है, वहां पर कोई वो नहीं, इसलिए यहाँ पर आंसर करेक्ट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब आपके कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस। प्राचीन भारतीय अभिलेख में कौन सा एक खाद्यान्न, ये तो शौगौरा ताम्रपत्र का जो है उल्लेख यहीं से मिलता है, इसलिए आपका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, ए। ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। सिक्कों के कालक्रम को बनाना है। देखिए सिक्कों के कालक्रम में हमने कल सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले क्या आए थे, जो है आहत सिक्के आए थे, तो इसलिए जो है, नहीं, सोने के सिक्के तो बाद में, लोहे के हल, इसमें सभी को कल कालक्रम में लगाना है, तो सबसे पहले तो लोहे के हल आए हैं आपको। पोस्ट वैदिक एज में सबसे पहले जो है इसका उल्लेख मिल जाता है, लोहे का उल्लेख। नगर संस्कृति एक और भी दिख रहा है, नगर संस्कृति कब होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो हम सबसे पहले तो चार को कर लें, उसके बाद लोहे के उपयोग को कर लें। फिर देखिए आहत सिक्के पे हमने कहा था कि ये 5th और 6th सेंचुरी बीसी में आए थे, 600 बीसी के आसपास, तो इसलिए जो है 2 नंबर। फिर उसके बाद सोने के सिक्के सबसे पहले हमने कहा था जो मॉडर्न कॉइन है, वो हमारे पास जो देन है वो किसकी है, हिंद यमन की है, मतलब इंडो ग्रीक्स, इनके द्वारा लाए गए, तो इसके मतलब ये, तो मतलब 4 3 2 1, ये आपका आंसर डी हो गया। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी, देखिए इसमें एक लिपि आपको मिलती है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि हमेशा जो है राइट टू लेफ्ट, टू राइट टू लेफ्ट, इसको सरपेंटाइल भी कहा जाता है, दाएं से बाएं, और इसको सरपेंटाइल भी कहा जाता है। हिंदी में भी आप ऐसे ही लिखेंगे सरपेंटाइल। ये ये चीज जो है इसकी एक खासियत में था जो है। नेक्स्ट आते हैं, व्यापारियों का निगम। देखिए चतुर्वेदी मंगलम तो है नहीं, परिषद है नहीं, अष्टदिग्गज है नहीं, इसलिए एलिमिनेशन मेथड से यही मणिग्राम मिलता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी होगा जो। नेक्स्ट आते हैं, पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख शक इतने का है। देखिए शक वर्ष यहाँ पर दिया गया है, अब शक वर्ष की बात करते हैं तो शक वर्ष की शुरुआत जो है वो अराउंड 78 एडी के लगभग शुरुआत होती है, उसके हिसाब से कब है, 465। और विक्रम संवत की बात करें तो इसके पहले जीरो आएगा, उसके भी जो है 58 ईयर पहले जो है तब विक्रम संवत शुरू हुआ है, तो इसके मतलब 500 400 नहीं 465 में हम जब 78 ऐड करेंगे तब तो हम ईस्वी में पहुंचेंगे, तो 8 13 1 7 14 543, तो ये एडी हो गया। विक्रम संवत जाने के लिए इसमें हमें अभी 58 और भी ऐड करना पड़ेगा, कितना हो गया 601, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। देखिए यहाँ पर मिलाना है, एलिफेंटा केव के नाम से जाने जाती है, तो मतलब ए तो 3 हो गया। उसके बाद देखो खजुराहो की मूर्तियां हैं, मंदिर है खजुराहो का, कंदरिया महादेव मंदिर वगैरह, तो मतलब सी का हम 2 कर सकते हैं, ठीक है। और सांची का स्तूप है, मतलब डी का 1 कर सकते हैं, इसके मतलब बी का क्या हो गया 4 हो गया, सवड़ बेलगोला में मूर्ति वगैरह हो गई क्योंकि वहां के है, तो मतलब 3 4 2 1, 3 4 2 1, ए ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन बी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, इनको क्रम में लगाना है, आप सिंपल सा इसको भी समझ सकते हैं, वैसे तो कोई इतना मुश्किल सा नहीं है। देखिए फतेहपुर सीकरी अकबर के समय का है, सबसे बाद का है, उसके बाद सही कालक्रम में लगाना है, उसके कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का है, सबसे पहले तो यही दिख रहा है क्योंकि ये 1206 में रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, 6 से लेकर के 10 तक का जो है,
लोधी डायनेस्टी तुगलक के बाद आती है, तो इसके मतलब इसके बाद तुगलकाबाद का किला, उसके बाद लोधी गार्डन, उसके बाद ये, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, आपका ये बी ऑप्शन है। महाभारत के समय में ये चीजें, अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ये कहा गया है महाभारत की विषय वस्तु के समय में किस विभिन्न भाषाओं में किसने किया। देखिए सरला दास बंगाली के नहीं थे, ये थे उड़िया के लैंग्वेज के, और काशीराम ये बंगला के थे। तो विषय वस्तु निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तो है टिक्कड़, टिक्कड़ भी मराठी के नहीं थे, ये तमिल के थे। और पेन्ना कन्नड़ ये सही है, तो मतलब इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमा सोनार मंगला, बड़ा अच्छा सा आपको पता है कि ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ गीत है, जो आज के समय में भी बांग्लादेश का नेशनल एंथम, राष्ट्रगान है वहाँ का। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे, शिक्षा में सुधार के लिए थे। सती प्रथा के लिए जो है हम विलियम बेंटिंग साहब को मानते हैं, जाने जाते हैं। स्थायी बंदोबस्त के लिए कार्नवालिस साहब को रखा जाता है। सेना में रिफॉर्म के लिए एज सच हम स्पष्ट तौर पर अभी किसी को नहीं कह सकते, लेकिन हम इन तीनों के बारे में क्लियर कर देते हैं। ये विलियम बेंटिंग साहब का हो गया, ये शिक्षा में सुधार के लिए हो गया, ये स्थायी बंदोबस्त के लिए हो गया। लॉर्ड मैकाले साहब को लॉ के लिए भी जाना जाता है। फर्स्ट विधि आयोग जो बना था उसके भी जो है चेयरमैन जो है, लॉ कमीशन जो सबसे पहले बना था उसके भी चेयरमैन जो है लॉर्ड मैकाले साहब थे। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद जो है लॉ कमीशन बनाया गया था, उसमें भी जो है लॉर्ड मैकाले साहब को जाना जाता है। सुबह आज़ादी, सुबह आज़ादी के जो है नामक कविता लिखी है, किसने लिखी है। सिंपल सा इसका आंसर जो है फैज अहमद फैज का है। फैज अहमद फैज इसके जो है करेक्ट आंसर होंगे जो। और कौन से ऑप्शन है, शाहिर लुधियानवी वगैरह तो चलिए छोड़िए उनको, इकबाल के बारे में जान लें। इन्होंने एक गीत लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये गीत जो है इन्हीं का लिखा हुआ है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। एक चीज और भी आप जान लें, मोहम्मद इकबाल जो है टू नेशन थ्योरी देने वाले भी पहले पर्सन थे, जिन्होंने दो राष्ट्र की बात की थी कि भारत एक राष्ट्र नहीं, ये दो राष्ट्र। यहाँ पर थोड़ा सा जब हम एनालिटिकल स्टडी करते हैं तब कहा जाता है कि ये मोहम्मद इकबाल जिन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो आखिर टू नेशन थ्योरी के बारे में कैसे कहने लगे। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा इस पर बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम रेगुलर सेशन वगैरह में चलेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर कुछ पेपर्स हैं, उसमें हम डिस्कस करते हैं, सभी को यहाँ पर कर लेंगे बेहतर रहेगा। अबुल कलाम आज़ाद का तो फिलहाल तो अल हिलाल था, ये तो क्लियर। अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद का था, जो है जिसके बारे में हमने आपको बता ही दिया, ये इसका। दूसरा है कामरेड। कामरेड जो है ये लाने वाले मोहम्मद अली जौहर थे जो है। इसको मोहम्मद अली जौहर ने स्टार्ट किया था 1911 से 14 तक, ये इसके मेन एडिटर के तौर पर रहे थे। दूसरा है द इंडियन सोशलॉजिस्ट। द इंडियन सोशलॉजिस्ट ये स्वामी कृष्णा वर्मा, इनके द्वारा था। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1905 के आसपास का है। 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट चला था तो उसमें इन्होंने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। 1905 से लेकर के जो है लगभग 15 तक का जो है इनका पेपर था, रहता है अगर। उसके बाद ये जमींदार पेपर की बात करें, एक तो ये लाहौर से शुरू किया गया था, और उर्दू का पेपर था जो है। और दूसरा जो है इसको लाने वाले जो इसके एडिटर थे उनका नाम था मौलाना, मौलाना
जफर अली खान। जफर अली खान, मौलाना जफर अली खान जो है इसके जो है जमींदार जो है जनरल के जो है एडिटर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम होने वाली अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला नहीं, ये गलत है। ये सेकंड कही जा सकती हैं, ये जरूर कह सकते हैं होने वाली प्रथम भारतीय महिला कहना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज फर्स्ट महिला के नाम पर तो एनी बेसेंट का नाम आता है, वो नाम जो है एनी बेसेंट का है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। पहला सेंटेंस गलत है। सी आर दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में थे तो वो जेल गए में थे, ये बात ठीक है, जेल में थे। एलन एंटोनियो ह्यूम ये ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने नहीं बने, ये अध्यक्ष नहीं बने थे, ये क्या थे, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, जो है सेक्रेटरी इनको कहा जा सकता है, महासचिव के तौर पर रहे थे। और ये एक दो साल नहीं, ये महासचिव कांग्रेस के लगभग 20 ईयर तक रहे थे, 1885 से लेकर के अराउंड 1905 तक लगभग रहते हैं, तो 20 साल तक जो है ये जनरल सेक्रेटरी के तौर पर रहे। तो आपका ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, तो दो सही है। ऑप्शन जो है आपका दो और चार। अल्फ्रेड वेब 1984 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये सही। एक्चुअल में कांग्रेस के सबसे पहले जो अंग्रेज चेयरमैन होते हैं उनका नाम तो आपको पता होगा, जॉर्ज यूले। ये सबसे फर्स्ट होते हैं, लगभग 85 86 87 88 85 में पहला सेशन, 86 87 पहले तो आपके डब्ल्यू सी बनर्जी हुए, फिर दादा भाई नेहरू जी हुए, फिर बदरुद्दीन तैयब जी थे, फिर जॉर्ज यूले थे, फोर्थ थे जो। और दूसरे फिर होते हैं विलियम वेडेन वेडेंडर वेडेंडम वेडेंडम। और तीसरे जो होते हैं यही आल्फ्रेड वेब। आल्फ्रेड वेब, तो ये चीज जो है ये इसका मतलब दो और चार सही है, 2 और 4, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 1935 में भारतीय संविधान सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी। देखिए ये इस चीज में हमने डिस्कस वैसे किया है शायद। एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात तो सबसे पहले फेडरेशन की बात इसी में की गई थी, प्रांतों को स्वायत्तता भी दी गई थी, द्विसदनीय व्यवस्था भी थी। नेक्स्ट केंद्र और राज्य में द्वैध शासन नहीं, यहाँ पर सिर्फ जो है केंद्र में द्वैध शासन की बात थी, राज्यों से द्वैध शासन हटा दिया गया था। यदि ये हटा दिया जाए वर्ड फिर ये सेंटेंस सही है, इसलिए आपका आंसर जो है ए। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला आप जानते ही हैं 1909 का। आप ये 61 का देखते हैं तो 61 के बाद आता है 1892 के लगभग, तो काफी लंबा गैप हो गया। 1892 से के बाद जो आता है यहाँ पर आता है 1909 का, तो ये भी लगभग 17-18 साल के लगभग 17 साल के लगभग। 1909 के बाद जो है ये एक्ट आता है, ये ठीक 10 साल चलता है। और इसके बाद से फिर जो है 1935 में आता है, तो ये भी काफी चलता है, तो इसके मतलब जो है सिर्फ आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो ये हो गया 100। नेक्स्ट आते हैं, अब आपका जो सेक्शन है अगला वो है पेपर 3 में कमीशंस को लेकर के हमने ले रखा है। वैसे इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बस आंसर्स पर करेंगे, जहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए इसमें भारत में समेकित निधि में राज्यों के राजस्व को अनुदान देने के लिए रिकमेंडेशन कौन सा देगा, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की ही रिकमेंडेशन पर सेंटर और स्टेट के बीच में जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के जो है रिकमेंडेशंस आती हैं। उसके बाद अखिल भारतीय सेवा का प्रोविजन 312 में है। आप जानते रहें अखिल भारतीय सेवाएं तीन हैं, एक आईएएस, एक आईपीएस, एक आईएफएस। आईएफएस जो है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ना कि इंडियन फॉरेन सर्विस। तो ये तीन सर्विसेज हैं। और दूसरी चीज
ऑल इंडिया सर्विस कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, इसको डिसाइड करने का काम जो है राज्यसभा का है। यदि राज्यसभा किसी भी सर्विस को, फॉर एग्जांपल इंडियन रेवेन्यू सर्विस को, कल राज्यसभा 2/3 बहुमत से 2/3 मेजोरिटी से ये पास कर देती है कि ये ऑल इंडिया सर्विस है, तो उसको ऑल इंडिया सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, क्षेत्रीय परिषदों के गठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। इसमें आपका आंसर जो है प्रेसिडेंट होगा। यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट जो है क्षेत्रीय परिषद जो है, जो भी जोनल काउंसिल होती है उसको स्टैब्लिश करता है। दूसरी चीज, क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करेगा? वो सेंटर का होम मिनिस्टर करता है। आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, जो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ संविधान के द्वारा, संसदीय कानून के द्वारा, सरकारी संकल्प के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद। यहाँ पर संसदीय कानून के द्वारा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी जोनल काउंसिल का प्रोविजन नहीं था, इसलिए इसका आंसर जो है आपका बी होगा। नेक्स्ट आते हैं 6, जोनल काउंसिल एक विधि निर्माणिक इकाई है। विधि का तो कोई इसके पास राइट है ही नहीं, ये सिर्फ जो है कंसल्टेंसी कर सकते हैं, परामर्शदात्री इकाई है, इसलिए इसका आंसर जो है आपका बी होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 में जो जोनल काउंसिल की रिकमेंडेशन की गई थी वो 4 थी, जो है 4 थी, लेकिन बाद में ये 6 बना दी गई थी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन का आंसर पर जो है आते हैं 7 नंबर, इसमें मैच कराना है। देखिए, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का हेड ऑफिस दिल्ली है, मध्य जोनल काउंसिल का हेड ऑफिस इलाहाबाद है, ईस्टर्न का कोलकाता है, पश्चिम का मुंबई है, और साउथ का चेन्नई है। सीधे 1 2 3 4 है, जो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अंतरराज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर देखिए ऑप्शंस जो आपके दिख रहे हैं वो सिंपल सा, एक तो राजा मन्नार कमेटी दिखा रहा है, एक है अंतरराज्यीय परिषद फजल आयोग, फजल अली आयोग। तो यहाँ पर आंसर आपका फजल अली आयोग ही होगा जब, नहीं, लेकिन जोनल काउंसिल नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन है आपका इंटर स्टेट काउंसिल। जोनल काउंसिल की रिकमेंडेशन यदि हमारी आएगी तो फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो फजल अली का बना था उसका, आप जानते रहिएगा, स्टेट राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया उसके चेयरमैन फजल अली थे, उनके साथ में हृदय नारायण कुंजू एंड के एम पनिक्कर करते 3 मेंबर का वो कमीशन था जो 1953 में बना है। 55 में उसने रिपोर्ट सबमिट की, 56 में जाकर के जो है उसको पार्लियामेंट ने अपनी अनुमति दी और उसके बेस पर जो फॉर्मेशन, वहां पर जनरल काउंसिल थी। लेकिन अंतरराज्यीय परिषद की बात की जाए तो इसकी सिफारिश जो है सरकारिया कमीशन के थ्रू आई थी जो है। अब यहाँ पर कुछ 2 कमीशन और भी हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस कर देते हैं। एक तो राजा मन्नार का कमीशन है, राजा मन्नार कमीशन, एक फजल अली कमीशन, एक स्वर्ण सिंह कमीशन कमेटी जो। इसमें सबसे पहले यदि राजा मन्नार कमीशन की बात करें तो ये कह सकते हैं कि 1969 के लगभग महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बना था, और 69 में महाराष्ट्र का नहीं, यहाँ पर तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाया था सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन के लिए, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए जो है राजा मन्नार। फजल अली का जो है आप जानते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, वो मैं अभी बता चुका। स्वर्ण सिंह कमेटी ये जो है 1973 में बना और 75 तक, और इसको बनाने का काम जो है उस समय के पीएम जो है इंदिरा गांधी ने किया था। और किसके लिए किया था? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो है रिकमेंडेशन देने के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन 75 में दी, और 42nd अमेंडमेंट के बाद जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया पार्ट 4A में, आर्टिकल नंबर 51A। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतरराज्यीय परिषद के गठन का संविधान में किस धारा के अंतर्गत जोड़ा गया? ये 263 होगा। जब 263 में इंटर स्टेट काउंसिल को जो है प्रोविजन किया गया, इसकी रिकमेंडेशन जो है ये सरकारिया कमीशन की थी। नेक्स्ट आते हैं इसके, ये तो आप ऑप्शन देख ही रहे हैं, ये दोनों तो है ही नहीं, जो है 236 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर जो कुछ डिस्कस करने का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर
अगला जो है अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना सबसे पहले कब की गई। यहाँ पर देखिए इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना सबसे पहले ये देखा जाए तो मई 1990 के लगभग होती है। इसके बाद सुपर कैबिनेट किसको कहा गया है, योजना आयोग को कहा जाता था जो है, अब तो योजना आयोग है नहीं। सुपर कैबिनेट क्यों कहते थे, क्योंकि योजना आयोग प्लानिंग बनाने का काम करता था, उसको अंतिम रिकमेंडेशन देने का काम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करती थी। लेकिन इसका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और योजना आयोग इन दोनों का चेयरमैन जो है चूंकि पीएम होता था, तो पीएम जिस तरह से चाहता था उस तरह से उसको पास करा लेता था। इसलिए जो है यहाँ पर जो आंसर होगा वो सुपर कैबिनेट का नाम जो है वो योजना आयोग के लिए यूज किया जाता है। योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, ये भी सही है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं की गई, ये भी ठीक है। आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संवैधानिक पदाधिकारी को अपने पद को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। लोक संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाने के लिए जो है हम महाभियोग शब्द नहीं यूज करते हैं। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, इनके लिए ये टर्म इम्पीचमेंट यूज होता है। उनके लिए जो है इनकी रिमूवल प्रोसेस है, जो हाउस में जो है मेजोरिटी के साथ में जो पास होना चाहिए, तभी जाकर के वो हटाया जा सकता है दोनों हाउस में। तो ये चीज है, लेकिन यहाँ पर जो है आंसर आपका जो है संघ लोक सेवा आयोग होगा, मतलब आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को मैग्ना कार्टा, ये वुड डिस्पैच को कहा जाता है। वुड डिस्पैच को जो है मैग्ना कार्टा के तौर पर कहा जाता है, जिसमें जो है एजुकेशन में, खासतौर पर प्राइमरी एजुकेशन में चेंजेस को लेकर के काफी ड्रामेटिक चेंज थे, जिसमें एजुकेशन सिस्टम वगैरह ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करने की बात की गई थी। इसलिए आपका यहाँ पर वुड डिस्पैच यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 1813 के चार्टर एक्ट में ऐसा कोई एजुकेशन का नहीं था। वहां पर यह जरूर किया गया था कि सरकार जो है एनुअल बजट में 1 लाख रुपए का प्रोविजन वो एजुकेशन के लिए जो है खर्च करेगी, लेकिन ऐसा कुछ उसको मैग्ना कार्टा के तौर पर नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई। आप जानते हैं कि राधा कृष्ण कमीशन बना था जो है, स्वामी राधा कृष्ण कमीशन, उन्हीं की रिकमेंडेशन पर यूनिवर्सिटी कमीशन के जो है स्टैब्लिश किया गया और 1956 में इसको स्टैब्लिश किया गया। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, 1961 में जो है एनसीईआरटी की स्थापना होती है जो है। ये भी आपके फैक्ट के बेस पर है। 10+2+3 पैटर्न पर जो है सबसे पहले जो है कहाँ पर हुआ, ये सेटलर कमीशन की रिकमेंडेशन थी। सेटलर कमीशन कौन था, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है कमीशन, इसको ही जो है सेटलर कमीशन भी कहा जाता है। सेटलर आयोग शिक्षा के लिए जो बना था उसको जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं सेटलर आयोग, ये एजुकेशन के लिए था जो सेटलर कमीशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला जो भी है इसमें उस पर आते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया, ये भी प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के था जो है, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन को लेकर रिफॉर्म को दिया गया था जो है, तो उससे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। 87 88 की बात है ये, आप लोग ध्यान रखिएगा। 87 80 पे 8 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए हैं कोई किसी फैक्ट से लिंक अप नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कोठारिया कमीशन 1964-66 का है, इसलिए जो है, और ये कोठारिया साहब जो है वो दौलत सिंह कोठारिया है, उन्हीं के नाम पर इसको कोठारिया कमीशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र भी जो था ये भी जो है कोठारिया कमीशन की रिकमेंडेशन थी। कोठारिया कमेटी जो थी उसी की रिकमेंडेशन थी कि 3 भाषाओं को जो है इंग्लिश, हिंदी और इसके साथ में उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी शामिल किया जाना चाहिए जो है, ये चीज जो है त्रिभाषा सूत्र में आया था। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 380, आपको कंफर्म होगा। वित्त आयोग से संबंधित कौन सा कथन सही है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में वित्त आयोग का प्रावधान है, पहला गलत है क्योंकि 380 में है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो है आपका पहला ही हो जाएगा। वित्त आयोग अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में व्यवस्थित है, कोई मतलब ही नहीं है, समझ ही गए होंगे आप। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है 24, वित्त आयोग के संरचना के संदर्भ में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है।
जो मेंबर्स होते हैं देखिए, या तो वो हाई कोर्ट के या उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल के होने चाहिए। उन्हें फाइनेंस या अकाउंट्स में विशेष अनुभव रखने वाला होना चाहिए। फाइनेंस में कुछ समय का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन सभी में और है, या तो ये हो या तो ये हो या ये, या फिर उनके पास जो है फाइनेंस में एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर इकोनॉमिक्स में विशेष नॉलेज हो जाए, तो उन पर्सन्स को यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा आदेश पर तय होते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, योग्यता और चयन की विधि का निर्धारण। तो इसमें 1 2 3 4 चारों ही सही होंगे, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, कौन से अनुच्छेद से संबंधित वित्त आयोग के, ये अभी तो 280 रिपीटेड क्वेश्चन है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस में किया गया है? भाग 15 है। आर्टिकल नंबर इसमें यदि आप कहना चाहें तो कह सकते हैं ये 15, और इलेक्शन कमीशन का जो प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 324 में, 324 से ही इसका शुरुआत होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन इनमें से कौन करता है? भाई, लोकसभा अध्यक्ष का जो इलेक्शन होता है, जो न्यू एमपी चुन करके आते हैं वो अपने में से करते हैं। तो इसलिए चुनाव आयोग भी नहीं होगा, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होगा, राज्यसभा का सभापति भी नहीं होगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निर्वाचन आयोग से संबंधित इनमें से कौन सा अनुच्छेद है? मैंने अभी बताया 324 के आगे जो भी है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 324 से लेकर के 329 तक। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है लोकसभा में बहुमत के द्वारा। वह प्रक्रिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, वह प्रक्रिया जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वह प्रक्रिया। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया के थ्रू हम इलेक्शन कमीशन को भी हटा सकते हैं। नॉर्मली उसको हम नहीं हटा सकते, इसलिए आंसर यहाँ पर बी होगा। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया? 3 सदस्यीय मेंबर जो है टीएन शेषन साहब थे, उन्हीं के समय में हुआ था। 1989 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। जो है जब राजीव गांधी के बाद जो है, जब अलायंस गवर्नमेंट का दौर शुरू होता है, उसी बीच में जो है उस समय, उसके पहले टीएन शेषन को बनाया गया था। काफी एक्टिवली ये काम करना शुरू किए थे, इसलिए उनको ऊपर जो है नियंत्रण रखने के लिए जो है 3 मेंबर कमीशन बना दिया गया कि एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, और दूसरा जो है अदर जो है 2 एडिशनल कमीशन इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और चीफ इलेक्शन कमीशन इन सबकी जो है विद मेजॉरिटी डिसीजन लेगा। जो ऐसा नहीं होगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से करेगा, वो बहुमत के साथ निर्णय लेगा। एक चीज और जान लें कि फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो सुकुमार सेन थे, जो एक फैक्ट के तौर पर ये। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 326 में किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष की गई थी? तो ये जो है 61 अमेंडमेंट के द्वारा जो है 18 वर्ष, इसके पहले जो है ये 21 वर्ष थी, उसको कम करके जो है 18 वर्ष की गई। भारत में ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? ये केरला में किया गया था। 1982 का जो इलेक्शन हुआ था केरला में, सबसे पहली बार वहां किया गया। मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य करने की सिफारिश किसकी थी? ये शक्धर कमेटी की थी। जो इसके अलावा गोस्वामी कमेटी भी, कारकुंडे कमेटी भी, सेशन समिति भी, ये सभी जो है इलेक्शन के रिफॉर्म को लेकर के ही है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो शक्धर कमेटी का है। जिसमें गोस्वामी समिति को थोड़ा सा जरूर कह सकते हैं कि इसके बारे में जान सकते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर के सबसे पहले इसी में था, और इसमें मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन को बनाने की रिकमेंडेशन यहाँ पर भी की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, संसद का मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा के संबंध में कब पारित किया गया? यहाँ पर आंसर आपका 35 में 94 होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों के संबंध में अधिनियम पारित जो है 1994 का आंसर होगा। निर्वाचन आयोग क्या है?
भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि उसका संविधान में उल्लेख किया गया है, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर रखेंगे। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय निकाय बनाने में जो है गोस्वामी समिति की जो है सबसे पहले जो है सिफारिश है, नहीं, लेकिन उन्होंने मल्टी कहा था, सीधा सीधा जो 3 मेंबर्स की, तो सिफारिश कारकुंडे समिति का होगा। 1946 में मानवाधिकार आयोग समिति का गठन किया गया। इसके चेयरमैन एलोनोर रूजवेल्ट थे। मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? इसमें 4 मेंबर, 4 मेंबर्स का कमेंट मेंबर रहते हैं। नेक्स्ट, मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति का इसमें कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं होगा, ये सभी होते हैं। नहीं, राज्यसभा का सभापति, विपक्ष का नेता, इसमें ये सभी आंसर होगा, सभी होंगे। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकार के संबंध में अधिकारों को 30 अधिकार यहाँ पर जो है निर्धारित किए गए थे यूनिवर्सल चार्टर। मानवाधिकार आयोग के किस सूची के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है? राज्य मानवाधिकार आयोग सिर्फ राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन दोनों की सुनवाई करेंगे। मतलब आंसर होगा 1 और 3, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। मानवाधिकार अधिनियम 1993 में कितने अध्यायों का इसमें है? 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं, आपका आंसर होगा बी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ये बी ऑप्शन आपका। राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल 3 साल का होता है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना आप जानते हैं, आरटीआई 2005 में आया, तो उसी साल जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेब्लिश किया गया। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सही नहीं है, यह एक संवैधानिक निकाय है, बनाया गया है, स्वतंत्र निकाय है, ये एक शासकीय राजपत्रित अधिनियम के माध्यम से बनाई गई है। अनुच्छेद, इसको किसी अनुच्छेद में स्थान नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो है यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट जो है, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? चीफ, इसके लिए केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता की गठित सुप्रीम कोर्ट का ये इसमें जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के गठित समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन जो है बी होगा। केंद्रीय सूचना आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये आपके 10, यहाँ पर 10 आंसर। इस तरह से ये आपका जो है आज का पेपर जो है कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे, जिससे कि आपके अधिक से अधिक फैक्ट्स और सारी चीज़ें जो है आप इसको यहाँ से कंपाइल कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।